वेलकम टू RTTI ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जो दिया है हमारा सिगमंड फ्रॉयड ने, जिसको हिंदी में कहा जाता है सिगमंड फ्रॉयड व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो फादर कई बार पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको क्लासरूम में बताया था कि जो एरिक एरिक्सन थ्योरी है वो उसके जो फादर हैं वो एरिक एरिक्सन ही है, और उसको कहा जाता है साइको सोशल थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अब जब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा तो आपका आएगा साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जो दी है सिगमंड फ्रॉयड ने। जो सिगमंड फ्रॉयड थे उनका जन्म 1856 में हुआ, और उन्होंने लगभग 40 साल के अपने अनुभवों के बाद व्यक्तित्व के जिस विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसको कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो व्यक्तित्व को समझने एवं उसकी व्याख्या करने में इस सिद्धांत की भूमिका और आधुनिक वैज्ञानिकों के बीच भी इसकी मान्यता है। और जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया तो इसके बीच में बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा हुआ, जिस हिसाब से इन्होंने आगे स्टेजेस बताई। तो फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी है हमारे सिगमंड फ्रॉयड, और उन्होंने प्रपोज किया था द फर्स्ट कंप्लीट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। और इन्होंने कहा कि अ पर्सनस थॉट एंड बिहेवियर इमर्जेस फ्रॉम टेंशन जनरेटेड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड कन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसमें एजम्पशंस की, जो साइको एनालिटिकल अप्रोच के लिए सिगमंड फ्रॉयड ने दी। तो जो पूर्व कल्पना थी उसके आधार पर नंबर 1 था मानव व्यवहार का निर्णायक जो बाह्य तत्व होते हैं उनके द्वारा होता है, तथा ऐसे व्यवहार अविवेकपूर्ण अपरिवर्तनशील होते हैं। तो मतलब जो अनकॉन्शियस फैक्टर हैं वो मोटिवेट करते हैं आर बिहेवियर को, और जो एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स होते हैं और फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेटर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की। जो हमारे 6 साल तक हमारे एक्सपीरियंसेस और इवेंट होंगे वो क्या करेंगे, होल लाइफ में हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेंगे। उसके बाद जो अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड कन्फ्लिक्ट हैं ये क्या होते हैं, सेंट्रल होते हैं हमारे। तो जो मानव प्रकृति और पूर्णता है वो शारीरिक गठन तथा अप्रलक्षता जैसी पूर्व कल्पनाओं से हल्के फुल्के ढंग से क्या होती है, प्रभावित होती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि मानव प्रकृति आत्मनिष्ठ की पूर्व कल्पना से बहुत कम प्रभावित होती है। और जो लेटर पर्सनालिटी होती है हमारी प्रॉब्लम विल हैव इट्स रूट्स ऑन अर्ली एक्सप्रेस चाइल्डहुड कन्फ्लिक्ट्स। तो इन पूर्व कल्पनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे नंबर 1 होता है हमारा व्यक्तित्व का संगठन, दूसरा होती है व्यक्तित्व की संरचना, तीसरा होता है व्यक्तित्व की गतिकी और व्यक्तित्व का विकास। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में कि बचपन में जो हमारे कार्य रहते हैं छोटे मोटे, आपने देखा होगा कि पर्सन क्या करता है, घर बनाता है, वो खेलता है, गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, वो थोड़े घर के छोटे मोटे काम करता है, उसके बाद वो फील्ड में भी कुछ ना कुछ अपने काम करता है। तो इस तरह से जो अजम्पशन इन्होंने मानी तो उसी से ही हमारा बिहेवियर क्या होता है, अफेक्ट होता है फ्यूचर में। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो सिगमंड फ्रॉयड ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए तो वो नंबर 1 है हमारे पास ह्यूमन नेचर, सेकंड है इंस्टिंक्ट्स, थर्ड है थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी फंक्शनल और डायनेमिक, स्ट्रक्चरल और टॉपोग्राफिकल, और फोर्थ इन्होंने दिया एंग्जाइटी, फिफ्थ इन्होंने दिया ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, एंड 6 इन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। तो अब हम फर्स्ट पे बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो इन्होंने कैसे ह्यूमन नेचर की बात की, डिटर्मिनिज्म की बात की, जिसमें इन्होंने नेचर कहा कि डिटर्मिनिस्टिक होता है, कि पूर्व जैसे निर्धारणात्मक होता है वो, उसका निर्धारण हम स्वयं करते हैं। आर बिहेवियर इज डिटर्मिन्ड बाय इरेशनल फोर्सेस, अनकॉन्शियस मोटिवेशंस एंड बायोलॉजिकल एंड इंस्टिंक्चुअल drives as these evolve through key psychosexual stages in the first 6 years of life। जैसे मैंने बात की कि पहले जो 6 साल तक हमारी जो क्रियाएं होती हैं, हमारे जो ड्राइव्स होते हैं, जो हमें कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, तो वो क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक ह्यूमन नेचर होता है एक पर्सन का। और वन कैन लिबरेट फ्रॉम दिस, हर एक पर्सन इनसे गुजरता है। जो हमारा अनकॉन्शियस बिकम्स कॉन्शियस, जो हमारा अनकॉन्शियस है वो क्या बन जाता है, हमारा कॉन्शियस बन जाता है।
इंस्टिंक्ट में इन्होंने बात की, एक लाइफ इंस्टिंक्ट जिसको इन्होंने नाम दिया इरोस का, और दूसरी इन्होंने बात की डेथ इंस्टिंक्ट की जिसको इन्होंने नाम दिया थैनाटोस का। तो दो तरह के इंस्टिंक्ट की इन्होंने बात की। तो क्वेश्चन आता भी है कि 2 टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट जो इन्होंने दिए हैं, वो लाइफ इंस्टिंक्ट जो हमें प्रेरणा देता है जीवन जीने के लिए, और जो हमारा डेथ इंस्टिंक्ट है वो हमें एग्रेसिव जो ड्राइव्स होते हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं देमसेल्फ इन वंस अनकॉन्शियस विश टू डाई और टू हार्ट वन सेल्फ और अदर्स। वो दूसरों से इतने दुखी हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। तो ये दीज 2 पावरफुल डिटर्मिनेंट्स ऑफ आवर बिहेवियर, हमारे बिहेवियर में 2 तरह के बहुत पावरफुल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। थर्ड, इन्होंने थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में स्ट्रक्चरल और टॉपोग्राफिकल की बात की, जिसमें इन्होंने 3 बातें बताई, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कई बार प्री कॉन्शियस को सबकॉन्शियस भी कहा जाता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस ऐसी स्टेज होती है जो जिसका 10% पार्ट ही, अगर 100% बात करें तो 10% जो दिखता है हमें, दैट इज़ आर कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो फंक्शनल में इन्होंने और इनको 3 स्टेजेस में इन्होंने बताया, ईगो और सुपर ईगो। तो नेक्स्ट इन्होंने जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में अकॉर्डिंग टू फ्रूड देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। फर्स्ट है हमारा कॉन्शियस, ये बहुत स्मॉल होता है और 100 में से सिर्फ 1/10% की ही बात करें या 1% ही क्या होता है, शो होता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ माइंड दैट होल्ड व्हाट यू आर अवेयर ऑफ, किस चीज़ के बारे में आप अवेयर हैं। तो यू आर verbalize about your conscious experiences and you can think about it in a logical fashion। आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जो हमारा प्री कॉन्शियस होता है वो स्मॉल मीडियम होता है। दिस इज़ जैसे पिक्चर में भी दिखाया है प्री कॉन्शियस, और उसमें क्या आता है हमारा सुपर ईगो, और नॉन कॉन्शियस में क्या आती है हमारी ईगो आती है, और उसके बाद अनकॉन्शियस में क्या आता है हमारा ईद आता है। तो फ्रूड्स ने जो कंसेप्शन दिया ह्यूमन साइकी का, उसमें इन्होंने ये चीज़ें बताई। तो दिस इज़ ऑर्डिनरी मेमोरी जो हमारी सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस होती है। सो ऑल दो थिंग्स स्टोर्ड हेयर आर नॉट इन द कॉन्शियस, कॉन्शियस में वो चीज़ें नहीं होती। कई बार वो चीज़ हम क्या कर देते हैं, स्टोर करते हैं, देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्या होती है, वो चीज़ स्टोर होती है। आप मॉर्निंग से घर से निकलते हैं, आगे रास्ते तक जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ देखते हैं, इग्नोर करते हैं, बट वो क्या हो जाती है हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। उसके बाद इन्होंने बात की अनकॉन्शियस की, तो ये कैसा बिहेवियर है, एनॉर्मस। तो इसमें फ्रूड फेल्ट दैट this part of the mind was not directly accessible to awareness. In this part he saw it as a dumb box or अर्जित, जो हमारे अर्ज होती है किसी चीज़ को पाना चाहते हैं हम, लेकिन वो डंप हो जाता है हमारे बॉक्स में। जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, दैट आर टाइड टू एंग्जाइटी, जिससे हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जिससे हमें पेन होता है। कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, डंप रखते हैं अपने अंदर, मतलब समाये रखते हैं, और उस हम ये मानते हैं कि मुझे उसकी याद नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ क्या हो जाती है, फीड हो जाती है, और कहीं ना कहीं हमारे जब भी हम अकेले होते हैं तो हम उदास हो जाते हैं किसी चीज़ को। कई बार तो हमें अपनी उदासी का कारण भी पता नहीं लगता है कि हम क्यों उदास हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्रूड दे आर देयर exerting influence on our actions and our conscious awareness। जो हमारा कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस है, वहाँ से मटेरियल पास हो जाते हैं इजीली बैक, बाहर मतलब निकलते हैं वहाँ से। लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस होता है, ट्रूली अनकॉन्शियस मटेरियल कैन नॉट बी मेड अवेलेबल वॉलेंटरली। अकॉर्डिंग टू द फ्रूड यू नीड अ साइको एनालिस्ट टू डू दिस। आपके पास कोई पर्सन होना चाहिए जो आपसे पूछे और आपको ऑब्जर्व करके या कुछ भी आपके साथ एक सेशन रख के बातचीत करके वो उस अनकॉन्शियस को बाहर निकाले। लेकिन अनकॉन्शियस को निकालना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इन्होंने ह्यूमन जो पर्सनैलिटी है उसको आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया, और इन्होंने कंक्लूजन निकाले कि वी कैन यूज़ द जो मेटाफर है ऑफ एन आइसबर्ग टू हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग फ्यूर टॉपोग्राफिकल थ्योरी। तो फर्स्ट इन्होंने कहा ओनली 10% ऑफ एन आइसबर्ग। अगर हमारा जो माइंड है या थिंकिंग है, जो हम पूरे हैं, अगर वो हम 100% है, तो उसका सिर्फ 10% क्या है, आइसबर्ग विजिबल होता है, कॉन्शियस है। जो
आप किसी दूसरे को दिखते हैं वो कितना है, ओनली 10%। जो 90% है वो दूसरों को नहीं दिखता है, बीनीथ द वाटर, वाटर के नीचे है, और जिसमें आती हैं हमारी प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो प्री कॉन्शियस इज अलॉटेड अप्रोक्सीमेटली 10% और 15%, वेयर एज द अनकॉन्शियस इज अलाउड एंड ओवरवेलमिंग 75% एंड 80%। जो हमारा अगर 10% अगर हम कॉन्शियस मान के चलें और 10% या 15% हम अपना प्री कॉन्शियस मान के चलें, तो हमारा अनकॉन्शियस जो माइंड है वो कितना है, 75% और 80%। उनमें हमारी जो दबे विचार, दबी बातें और कुछ ऐसा रह जाता है दिमाग में, धीरे धीरे वो किसका रूप ले लेता है, डिप्रेशन का, और वो बाहर नहीं आ पाता है और उसको निकालना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब फ्रूड ने ह्यूमन माइंड को कंपेयर किया मेंटल आइसबर्ग से, तो इन्होंने कॉन्शियस लेवल में क्या रखे, हमारे जो थॉट्स होते हैं और जो परसेप्शंस होते हैं, और प्री कॉन्शियस लेवल में इन्होंने जो मेमोरीज और स्टोर्ड नॉलेज हमारा होता है वो किस में होता है, प्री कॉन्शियस। लेकिन अनकॉन्शियस लेवल में इन्होंने इमोरल अर्जेस हमारी रखी, जो हम हमारी बुराइयां हैं जिनको हम दबा के रखते हैं, वायलेंट जो मोटिव्स होते हैं, हम बहुत गुस्सा करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं, जो हमारा फियर है, जो इरेशनल विशेज़ हैं हमारी, ठीक है, शेमफुल एक्सपीरियंस हमारे हैं जिनको हम किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ हमने लाइफ में गलत किया हम दूसरों को नहीं बताते हैं, जिसको हम छुपा के रखते हैं, दैट इज़ योर अनकॉन्शियस लेवल। लेकिन जो हमारी पर्सनैलिटी कई बार शो होती है दूसरों के सामने, वो अनकॉन्शियस से शो होती है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है लाइफ में जिनको हम दूसरों के साथ डिस्कस नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं वो हमें टाइम टू टाइम क्या करती रहती हैं, हार्ट करती रहती हैं, हमें तकलीफ़ देती रहती हैं। तो ये सबसे ख़तरनाक वाली क्या होती है, हमारा लेवल होता है ह्यूमन माइंड का, जो हमें क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिससे हमें टेंशन्स, बीमारियां या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर हम उनको एक्सप्रेस ना कर पाएँ। कई बार तो ये चीज़ें पता भी नहीं लग पाती हैं कि हुआ क्या है। ईद ईगो और सुपर ईगो की इन्होंने बात की, जो है व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जो पर्सनालिटी है वो 3 है, ईद ईगो और सुपर ईगो। जो ईद है उसको कहते हैं हम उपाहम, और दूसरा है आपका ईगो, उसको कहते हैं अहम, और जो सुपर ईगो है उसको कहते हैं हम परा अहम हिंदी में। तो जो ईद है ये प्रिमिटिव पार्ट होता है पर्सनालिटी का, दैट परस्यूज ओनली प्लेजर एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मेनली ये होता है कि जो हमारे प्लेजर के लिए, इसमें कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जिससे हमें क्या मिले, खुशी मिले। तो ये किसी भी इंस्टेंट की ग्रेटिफिकेशन हो सकती है, जो वो चाहता है उसके लिए वो गलत भी कर सकता है, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा ईगो। वैसे ईद में अगर हम थोड़ा सा और करेंगे तो ये क्या है, व्यक्तित्व का एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, जैविक तत्व है, जिसमें उन प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो जन्मजात होती हैं, तथा जो असंगठित, कामुक और आक्रामकता पूर्ण तथा नियम आदि को ना मानने वाली होती है। जब एक बच्चा मूलतः इस प्रवृत्ति में होता है तो वो प्रवृत्तियों का निर्धारण आनंद सिद्धांत से होता है। वो अपने आनंद के लिए कुछ भी गलत भी कर सकता है, लेकिन उसको क्या मिलना चाहिए, उसमें आनंद मिलना चाहिए। वो अपने दिमाग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता है। तो ये इसमें वो 2 प्रकार के प्रक्रम को अपनाता है, जैसे सहज प्रक्रिया और प्राथमिक प्रक्रिया। जो सहज प्रक्रिया होती है उसमें तनाव उत्पन्न करने वाले स्रोत के प्रति वह अपने आप अनुक्रिया का कर तनाव से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, जैसे खांसना, छींकना, आँख मिचकाना आदि कुछ ऐसी ही सहज प्रक्रियाओं के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। वो किसी चीज़ से रिलैक्स होना चाहते तो खांसेगा, छींकेगा। प्राथमिक प्रक्रिया में व्यक्ति ऐसे उद्दीपकों जिनसे पहले इच्छा की संतुष्टि होती है के बारे में मात्र एक कल्पना कर अपना संघर्ष या तनाव दूर करता है। एक बच्चा जिसे हाँ वो एक खिलौने से खेलता है, वो दूसरों पर नहीं देना है, तो उस खिलौने की मात्र कल्पना कर ही उसकी इच्छा की क्या कर लेता है, पूर्ति कर लेता है। तो ईद में जैसे आपने देखा होगा कि कोई लड़की जा रही है, मान लिया लीजिए, और आपने छेड़ना है, तो उसको क्या करेंगे, सीटी बजाएंगे, खांसेंगे, छींकेंगे, या कुछ ऐसा बिहेव करेंगे कि आपको लगे कि वो क्या है, आपको आपकी तरफ देखिए, दैट इज़ योर ईद, ठीक है। उसके लिए आपकी कोई मतलब आप गलत, आपका मन कहता है कि गलत करो, लेकिन आप क्या करते हैं कि नहीं, ये चीज़ क्या है, गलत है, करना तो नहीं चाहते, बट कहीं ना कहीं आप टीज़ करने के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि वो
मतलब जो बहुत गलत करना चाहते थे आपने गलत ना करके थोड़ा सा दिखाया। शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। दूसरा आता है ईगो। तो जो ईगो है वो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है। इसमें क्या होता है, द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी दैट इज़ अवेयर ऑफ रिकॉल एंड इज इन कॉन्टैक्ट with the outside world. It is the part that considers the consequences of an actions and deal with the demands of the id and superego. ईद और सुपर ईगो के लिए क्या होता है, एक बीच का रास्ता हम इसे कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा गत्यात्मक पहलू है जिसमें क्या होता है, जन्म के कुछ दिन बाद तक बच्चा पूर्णतः इस प्रवृत्ति द्वारा नियंत्रित होता है, परंतु सामाजिक नियमों एवं नैतिक मूल्यों के कारण उनकी ऐसी प्रवृत्तियां या इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप उसमें निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं और उसका संबंध वास्तविकता से स्थापित होता है। वो क्या करता है, ये बीच का रास्ता अपनाता है। मान लीजिए असाइनमेंट करने हैं, अब वो उसका नैतिक मूल्य तो ये कहता है कि उसको असाइनमेंट करने चाहिए, पर कई बार उसकी प्रॉब्लम या समस्याएं ऐसी होती तो क्या बीच का रास्ता अपनाता है कि चलो मैं करता तो हूँ लेकिन मैं जितना डिटेल में उसको सॉल्व करना है नहीं करूँगा, लेकिन बीच का रास्ता अपनाया और उसने उनको सॉल्व करने की क्या की कोशिश की। मतलब किया ऐसा भी, उसने ऐसा भी नहीं किया कि बहुत अच्छा किया, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन उसने कौन सा रास्ता अपनाया, बीच का रास्ता अपनाया। तो जो हमारा बीच का रास्ता है वो क्या है, हमारा ईगो है। उसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो कंटेन्स, ये सोशल कंपोनेंट होता है और ये कंटेन करता है आर सोशल कॉन्शियसनेस एंड थॉट, द एक्सपीरियंस ऑफ गिल्ट एंड एंग्जाइटी व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग। जब हम बहुत गलत करते हैं तो गिल्ट और एंग्जाइटी जो होता है वो हमारा सुपर ईगो होता है, और इट गाइड्स अस टुवर्ड्स सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। इसमें हम बिल्कुल भी गलत नहीं करते हैं और हम रूल्स को क्या है 100% फॉलो करते हैं। तो जो सुपर ईगो होता है ये अहम से श्रेष्ठ भी इसको कहा जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वह अपना जो दायित्व है माता पिता के साथ स्थापित कर आरंभ कर देता है, और जिसके परिणाम स्वरूप वह यह सीख लेता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इस तरह से जो परा अहम है उसके विकास की शुरुआत होती है, और जो परा अहम है व्यक्तित्व का नैतिक शाखा के रूप में जाना जाता है, जो व्यक्ति को यह बताता है कि कौन कार्य अनैतिक है, और यह आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा निर्देशित एवं निर्देशित नियंत्रित होता है। जो एक फिक्स्ड रूल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करके ये बनाया जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ईद को अगर हम चोर कहें तो जो हमारा ईगो है अगर उसको पुलिस कहें बीच का रास्ता, और जो हमारा सुपर ईगो है वो क्या है, हमारे पास जज है कि उसके जो डिसीजन होंगे वो फिक्स्ड होंगे किसी रूल पर, कॉन्सेप्ट पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होंगे, जिसमें वो डिसीजन रॉन्ग नहीं देता है। नैतिक मूल्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे नॉर्म में जो हमारे आर्टिकल हैं उसमें जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग भी क्या करेंगे, वो काम करेंगे। दैट इज़ योर सुपर ईगो। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना। तो जैसे पिक्चर में यहाँ बताया हुआ है ईद ईगो और सुपर ईगो। तो ईद क्या कहता है, आई वॉन्ट इट नाउ। तो एक चोर क्या कहता है कि मुझे चाहिए वो। उसके बाद जो ईगो है, आई नीड टू डू अ बिट ऑफ प्लानिंग टू डू गेट इट। बीच का रास्ता मतलब मुझे अगर वो चाहिए तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक प्लानिंग करूँगा। उसके बाद जो थर्ड है सुपर ईगो, ये कहता है कि यू कैन हैव इट एंड इट्स नॉट राइट, ये सही। नेक्स्ट इन्होंने बात की एंग्जाइटी की, जिसे हिंदी में कहा जाता है चिंता। तो फ्रॉइड के अनुसार चिंता एक ऐसी भावनात्मक एवं दुखद अवस्था होती है जो अहम को खतरे से स्तर करती है ताकि व्यक्ति वातावरण के साथ अनुकूलन करके व्यवहार कर सके। फ्रॉइड ने चिंता के 3 प्रकार बताए हैं कि एंग्जाइटी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट आता है रियलिटी एंग्जाइटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है वास्तविक चिंता। सेकंड आता है न्यूरोटिक एंग्जाइटी, जिसे कहा जाता है तंत्रिका तापी चिंता। और थर्ड आता है हमारा मॉरल एंग्जाइटी, जिसे कहा जाता है नैतिक चिंता। तो अगर हम रियलिटी एंग्जाइटी की बात करें तो फियर ऑफ डेंजर फ्रॉम द एक्सटेंट वर्ल्ड, जो बाहरी जो दुनिया है उससे, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो खतरा या जो डेंजर दिखाई दे उसका फियर क्या कहा जाता है, रियलिटी एंग्जाइटी। रियलिटी एंग्जाइटी में आते हैं हमारे कि जैसे मान लीजिए आंधी है, तूफान है, भूकंप है, इनकी चिंता के डर से, मतलब जो वास्तविक चिंता है उसके क्या हैं, ये एक तरह के उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूरोटिक एंग्जाइटी, जिसे कहा जाता है तंत्रिका तापी चिंता। तो ये होती है फियर दैट द ईद इम्पल्सिस विल
overwhelm the ego and cause the person to do something that will be punished। इसमें ये होता है कि जैसे व्यक्ति को कोई आशंका होती है कि खासकर जैसे मतलब कि उसकी जो इच्छा है उसको पूरा करना तो चाहता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसको डर रहता है कि उसको वहाँ पे पनिशमेंट ना मिले, तो उसको न्यूरोटिक एंग्जाइटी में कई बार जो हमारी अपनी जो सेक्सुअल अर्ज होती हैं उससे रिलेटेड भी क्या होती है, पर्सन को चिंता होती है, उसको वो क्या करना चाहता है, फुलफ़िल करना चाहता है। तो उस केस में भी क्या होता है, दोस्त को क्या होती है, वहाँ पे एक चिंता होती है कि जैसे अगर मैरिज रिलेशनशिप की बात करें कि वो चाहता है कि वो शादी करना चाहता है, तो उसमें भी क्या होता है, न्यूरोटिक एंग्जाइटी से रिलेटेड ये क्या हो सकता है, उसका एक उदाहरण हो सकता है। उसके बाद आता है मॉरल एंग्जाइटी। मॉरल एंग्जाइटी हमारा होता है नैतिक चिंता। तो नैतिक जो मूल्य होते हैं कहीं ना कहीं जो वेल डिसिप्लिन हमने होना होता है, तो ये जब अहम को जैसे पराहम से दंड दिए जाने की धमकी मिलती है कि अगर आपने ये गलत किया तो आपको इसके लिए क्या भुगतनी पड़ेगी, सज़ा भुगतनी पड़ेगी, तो उस केस में व्यक्ति में नैतिक चिंता की उत्पत्ति होती है। और दूसरे शब्दों में नैतिक चिंता की उत्पत्ति का कारण जो उपाहम मतलब जो पराहम और जो अहम की निर्भरता का भी होती है। जब व्यक्ति उससे रिलेटेड जैसे अपने जो विचार हैं और आवेग हैं उनको कार्य रूप दे देता है, तो ऐसी परिस्थिति में मतलब जो हमको पराहम दंड देता है, जो मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था कि जो ईद है हमारा, कि अगर वो चोर है और पराहम जैसे सुपर ईगो है, अगर वो जज है, तो उसको डर रहता है कि वहाँ पे उसको दंड मिलेगा, तो इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या है, दोष भाव, शर्म और एवं आत्मदोष की भावना क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अगर इसका एक रियलिटी का एग्जांपल बताएं तो हमारी रिलेटेड लाइफ में जो रूल्स होते हैं, जब उनको वो क्या करता है, ब्रेक करता है रूल्स को, जैसे हेलमेट नहीं डाला है तो उस केस में उसको क्या होता है, वहाँ पे क्राइम तो कर रहा है लेकिन उस केस में कि मुझे क्या सज़ा मिलेगी इन फ्यूचर, तो एक क्या रहता है, वो डर होता है। तो एक तरह की क्या होती है, मॉरल एंग्जाइटी होती है किसी भी पर्सन की जब वो ब्रेक करता है रूल्स को। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज़्म की और जो स्टेजेस सिगमंड फ्रॉइड ने बताई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।